अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारा ध्यान हमेशा दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों पर होता है। बिल्कुल, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया या भू राजनीति की बातें हो गई। हाँ बिल्कुल, जैसे कहीं कोई युद्ध चल रहा है या कुछ और। लेकिन कभी कभी ना हमारे अपने ही देश के अंदर किसी छोटे से गांव में कुछ ऐसा घट रहता है जो पूरे सिस्टम की नींव को हिलाकर रख देता है। जी सही कहा आपने। और जब सच्चाई कागजों पर कुछ और हो और असल जिंदगी में कुछ और, तो वो तस्वीर बहुत डरावनी हो जाती है। एकदम सच। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उसी डरावनी तस्वीर की परतों को खोलने वाले हैं। आज का हमारा विषय बिहार के शाहपुर इलाके के बिलोटी गांव में हुआ एक इनकाउंटर है, जिसे भरत तिवारी इनकाउंटर के नाम से जाना जाता है। जी। और मैं बता दूं कि आज हमारी चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो लकी बिष्ट के एक बहुत ही विस्तृत यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। इस पूरी घटना की जो टाइमलाइन बताई है ना, और जो एनकाउंटर का एक तथाकथित नया तरीका बताया है, वो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन साफ कर देना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। जी, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हम यहाँ किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। राइट, हम सिर्फ स्रोत में किए गए दावों और इस पूरी घटना के क्रम का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि उस खौफनाक रात तक पहुंचने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हेडलाइंस के पीछे जो इंसान था, भरत तिवारी, वो आखिर था कौन। देखिए, आमतौर पे जब हम एनकाउंटर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही कि कोई बहुत बड़ा माफिया होगा या कोई पेशेवर अपराधी। बिल्कुल, लेकिन स्रोत जिस भरत तिवारी की बात कर रहा है उसका बैकग्राउंड एकदम अलग है। लकी बिस्ट के वीडियो के अनुसार भरत कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था। वो एक बेहद गरीब परिवार से आता था। कितना गरीब? स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उसके घर की हालत ऐसी थी कि दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं था। अरे बाप रे। जी। उसकी माँ एक साधारण गृहिणी है और पिता खुद पुलिस विभाग से ही एक रिटायर्ड सिपाही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरत पिछले 4 से 6 सालों से अपने इलाके के लोगों के हकों के लिए लगातार आवाज उठा रहा था। एक एक्टिविस्ट की तरह। हाँ बिल्कुल, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह। ये बात सच में पूरी कहानी को बहुत पेचीदा बना देती है, क्योंकि स्रोत ये भी बताता है कि पिछले साल जब उनके इलाके में भारी बाढ़ आई थी तो भरत ने डीएम से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक को चिट्ठियां लिखी थी। जी, ताकि उसके गांव को कुछ मदद मिल सके। राइट। अब मेरे दिमाग में ना यहाँ एक बहुत बड़ा एक विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ तो स्टेट उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी पागल घोषित कर रहा है जी, लेकिन दूसरी तरफ उसी बीमार इंसान को पकड़ने के लिए कोई साधारण पुलिस नहीं जा रही है, बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ भेजी जा रही है। क्या हम किसी बीमार इंसान को पकड़ने के लिए पूरी मिलिट्री जैसी टुकड़ी भेजते हैं? ये बात कुछ हजम नहीं होती। और यही विरोधाभास इस सिस्टम की कार्यप्रणाली की पोल खोलता है। देखिए, एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए प्रोटोकॉल क्या होता है? यही कि उसे मेडिकल हेल्प दी जाए। बिल्कुल, या फिर सामान्य पुलिस उसे समझा बुझाकर अस्पताल ले जाए। लेकिन एसटीएफ तो आतंकवादियों या भारी हथियारों से लैस खूंखार अपराधियों से निपटने के लिए होती है ना। हाँ, उनका तो काम ही अलग है। तो एसटीएफ का वहाँ भेजा जाना ये दिखाता है कि स्थानीय पुलिस इस मामले को ऊपर किस तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले को पकड़ने के लिए आपने पूरी स्वॉट टीम और स्नाइपर्स बुला लिए हो। एकदम सटीक उदाहरण है। इसका मकसद सिर्फ उसे रोकना नहीं था, कुछ और ही चल रहा था। लेकिन एक सवाल और है, अगर वो एक एक्टिविस्ट था तो उसके हाथ में पिस्तौल कहाँ से आई? हाँ, इस पर स्रोत बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक नजरिया पेश करता है। लकी बिष्ट कहते हैं कि जब भरत तिवारी को लगा कि सिस्टम उसकी कोई बात सुनी नहीं रहा है, उसकी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आ रहा था जी, तो हताशा के चरम पर पहुंच गया। दावा यह किया गया है कि उसके पास सोने का एक हनुमान जी का लॉकेट था जो वो गले में पहनता था। अच्छा। अपनी आवाज सुनाने की हताशा में उसने वो लॉकेट बेच दिया और उन पैसों से एक अवैध पिस्तौल खरीद ली। अरे। और देखिए, ये कदम कोई गैंग बनाने के लिए नहीं उठाया गया था। ये तो बस एक बहरे सिस्टम का ध्यान अपनी ओर खींचने की एक डेस्परेट कोशिश थी। ये बहुत ही दुखद है यार। मेरा मतलब है कि एक नागरिक को अपनी बात सुनाने के लिए इतना मजबूर होना पड़ा। लेकिन यहाँ से जो 72 घंटे शुरू होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी को जानबूझकर
एक बहुत बड़े धमाके में बदल दिया गया। बिल्कुल। स्रोत ने 15 से 17 जून के बीच की जो टाइमलाइन दी है वो बहुत ही क्रिटिकल है। 15 जून जो सोमवार का दिन था, पुलिस सुबह 9 बजे उसके घर जाती है। जी। फिर उसी दिन दोपहर 12 बजे दोबारा जाती है और उस पर थाने चलने का दबाव बनाती है। और ये दबाव ना लगातार बढ़ता ही जाता है। अगले दिन यानी 16 जून मंगलवार को सुबह पुलिस तीसरी बार उसके दरवाजे पर पहुंचती है। ओके। और यहीं पर भरत पुलिस को अपना वो हथियार दिखाता है, लेकिन स्रोत साफ कहता है कि भरत ने कोई गोली नहीं चलाई। उसने बस हथियार दिखाया। हाँ, वो सिर्फ पुलिस को डराकर दूर रखना चाहता था। लेकिन इसके बाद पुलिस ने क्या किया? मामले को शांत करने या किसी मैजिस्ट्रेट को बुलाने के बजाय उन्होंने सीधा एसटीएफ को बुला लिया। बाप रे। और उसी रात 12 बजे स्थिति पूरी तरह से एक सैन्य घेराबंदी में बदल जाती है। मतलब रात के 12 बजे एसटीएफ उस बिना प्लास्टर वाले घर को चारों तरफ से घेर लेती है। स्रोत बताता है कि उन एसटीएफ जवानों के पास ग्लॉक पिस्टल, AK-47 और इंसास राइफलें थी। जी, भारी हथियार। जरा इस असमानता को देखिए। अंदर एक अकेला लड़का है जिसके पास एक साधारण सी पिस्टल है और बाहर भारी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स। मतलब एक पूरा वॉर जोन बना दिया गया। बिल्कुल। और ये घेराबंदी पूरी रात चलती है। फिर आता है 17 जून बुधवार की सुबह का समय। हाँ, सुबह 6 बजे। जी, सुबह 6 बजे भरत तिवारी अपने फोन से सोशल मीडिया पर लाइव आता है। अब आप सोचिए वो इस लाइव वीडियो में क्या मांग कर रहा है। क्या मांग रहा था वो कोई फिरौती नहीं मांग रहा, भागने का कोई सेफ पैसेज नहीं मांग रहा। उसकी मांग सिर्फ इतनी थी कि किसी ऐसे इंसान को बुलाया जाए जिसके पास फैसले लेने की पावर हो, जैसे कि डीएम या सीएम। अच्छा, वो लोकल पुलिस से बात नहीं करना चाहता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका उन पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। स्रोत ये भी तो कहता है ना कि लगभग सुबह 8:40 पर भरत ने 2 राउंड फायर किए थे। जी, बिल्कुल कहता है। तो अब अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी परेशान क्यों न हो, पुलिस या एसटीएफ पर गोली चलाता है, तो क्या पुलिस को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार नहीं है? क्या कानूनी तौर पर इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर स्रोत की टाइमलाइन और उस वायरल वीडियो का विश्लेषण पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। देखिए, ये सच है कि उसने फायर किया था। हाँ। लेकिन स्रोत के अनुसार फायर करने के बाद भरत सरेंडर करने के लिए मान गया था। जो वायरल वीडियो है उसमें एकदम साफ दिखता है कि वो अपनी पिस्तौल अपने से काफी दूर फेंक देता है। अच्छा, उसने पिस्तौल फेंक दी थी? जी, वो पिस्तौल फेंकता है और कहता है कि अगर उसकी मांगे पूरी की जाएं तो वो सरेंडर कर रहा है। लेकिन लकी बीस्ट का दावा है कि जैसे ही वो पिस्तौल फेंकता है, वीडियो अचानक कट जाता है। ओहो, तो पुलिस का ये जो तर्क है कि उसने फेंकी हुई पिस्तौल दोबारा उठाई और तब उन्हें गोली चलानी पड़ी, ये बात कितनी सच है? स्रोत इस तर्क को सिरे से खारिज कर देता है। कैसे? वीडियो के विजुअल्स के आधार पर स्रोत ये स्थापित करता है कि पिस्तौल इतनी दूर फेंकी गई थी कि भरत के लिए उसे दोबारा उठाना फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था। मतलब वो पहुंच ही नहीं सकता था वहां तक? बिल्कुल नहीं, बल्कि पिस्तौल पुलिस वालों के ज्यादा करीब थी और वीडियो में ये भी दिखता है कि एक पुलिस वाला उसे उठाने के लिए दौड़ता भी है। तो जब कोई इंसान निहत्था हो चुका है, हथियार दूर पड़ा है, तो वहां सेल्फ डिफेंस का जो तर्क है वो कानूनी और तार्किक दोनों ही रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। सही बात है। और सरेंडर के इस पल के बाद जो हुआ ना, वो इस पूरी चर्चा का सबसे विचलित करने वाला और तकनीकी हिस्सा है, जिसे स्रोत ने मारने का नया तरीका या फिर इनकाउंटर की एक नई डिक्शनरी कहा है। जी, क्योंकि देखिए, अमूमन जब हम पुलिस इनकाउंटर की खबरें सुनते हैं तो क्या होता है, गोलियां सीने पर या सिर पर लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। स्रोत का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर भरत के सीने या सिर पर गोली नहीं मारी ताकि इसे सीधा फेक एनकाउंटर ना कहा जा सके। इसके बजाय उसे बेहद करीब से पैरों में 4 गोलियां मारी गईं। मैं ये सोच रही हूँ कि पैरों में गोली मारना तो ऐसा लगता है ना जैसे पुलिस जान बचाना चाह रही हो, तो फिर इसे मारने का नया तरीका क्यों कह रहे हैं? यही तो वो सबसे बड़ा कैच है। यहीं पर कानूनी लूप होल्स और ह्यूमन बायोलॉजी का बहुत ही ठंडे दिमाग से इस्तेमाल किया गया। कैसे? लकी बेस्ट जो खुद एक पूर्व कमांडो रहे हैं, वो इस रणनीति को बहुत गहराई से समझाते हैं। देखिए, अगर कोई किसी को सिर्फ रोकना चाहता है या घायल करना चाहता है तो ग्लॉक पिस्टल या AK-47 जैसी हाई वेलोसिटी राइफल की एक गोली पैर में काफी होती है। हाँ, एक गोली से तो इंसान गिर ही जाएगा। बिल्कुल, एक गोली काबू करने के लिए बहुत है, लेकिन एक ही जगह पैरों में वो भी 4 गोलियां मारना किसी को रोकने के लिए नहीं होता। तो फिर इसका असली मकसद क्या था? इसका मकसद था शरीर से बहुत तेजी से खून बहाना। बाप रे।
स्रोत विज्ञान के हवाले से बताता है कि एक नॉर्मल इंसान के शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर खून होता है। अब पैरों में, खास तौर पर जांघों के हिस्से में बहुत प्रमुख धमनियां होती हैं। अगर वहां करीब से 4 गोलियां मारी जाएं, तो खून का बहाव इतना तेज होता है कि उसे रोकना बहुत मुश्किल है। मतलब वो जानबूझकर खून बहाना चाह रहे थे। जी, मेडिकल साइंस कहता है कि अगर शरीर से 3 से 3.5 लीटर खून बह जाए तो इंसान शॉक में चला जाता है और फिर उसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो 4 गोलियां मारने का मकसद ही यही था कि इतना खून बह जाए कि वो इंसान जीवित ना बचे। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये कोई अचानक हुई पुलिस फायरिंग तो बिल्कुल नहीं लगती। ये तो एक कोल्ड ब्लडेड साइंटिफिक कैलकुलेशन है। बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाकायदा कानून की किताबें पढ़ी, ये समझा कि अगर सीने पे गोली मारेंगे तो मानवाधिकार आयोग और अदालतें सीधे इसे हत्या मान लेंगी। एकदम सही। इसलिए उन्होंने इंसान की बायोलॉजी को, खून बहने की उस प्राकृतिक प्रक्रिया को ही अपना एक हथियार बना लिया। कागजों पर तो ये बड़े आराम से दिखाया जा सकता है कि देखिए जी, हमारा इरादा मारने का नहीं था, हमने तो सिर्फ पैर में गोली मारी थी, वो तो खून बहने से मर गया। ये तो न्याय व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकने का एक बेहद ही तकनीकी और शातिर तरीका है। आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है और स्रोत का दावा है कि ये कैलकुलेशन सिर्फ गोली मारने तक ही सीमित नहीं था। अच्छा, और क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ वो इस मारने के तरीके का दूसरा और सबसे अहम चरण था, और वो था इलाज में जानबूझकर की गई देरी। ओके। देखिए, जब भी कोई सुनियोजित पुलिस ऑपरेशन होता है ना, तो पहले से ये तय किया जाता है कि किसी भी इमरजेंसी में सबसे नजदीकी और सक्षम अस्पताल कौन सा है, ताकि तुरंत मेडिकल हेल्प मिल सके। हाँ, प्रोटोकॉल का यही कहता है, लेकिन इस मामले में टाइमलाइन तो कुछ और ही कहानी बता रही है। स्रोत के मुताबिक पैर में 4 गोलियां लगने के बाद भरत को सबसे पहले एक बहुत ही छोटे से लोकल अस्पताल ले जाया गया। जी। एक ऐसा अस्पताल जहां इस स्तर के घावों और इतने ज्यादा बह चुके खून का इलाज करने की कोई सुविधा ही नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ कीमती समय बर्बाद हुआ। उसके बाद उसे आरा के सदर अस्पताल ले जाया गया और फिर अंत में वहां से लगभग 25 से 28 किलोमीटर दूर पटना के PMCH रेफर कर दिया गया। और ये जो अस्पताल दर अस्पताल घुमाया गया ना, ये कोई प्रशासनिक चूक नहीं थी। स्रोत बहुत दृढ़ता से दावा करता है कि ये देरी उसी साइंटिफिक कैलकुलेशन का ही एक हिस्सा थी। मतलब वो चाहते थे कि देरी हो। बिल्कुल। पुलिस जानती थी कि 25-28 किलोमीटर का सफर तय करने में जितना समय लगेगा, उसमें भरत के शरीर का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ खून है वो भी बह जाएगा। हे भगवान। और हुआ भी एकदम यही। जब तक वो पटना पहुंचा, उसकी मौत हो चुकी थी। इसलिए स्रोत इसे एक साधारण मुठभेड़ मानने से साफ इनकार करता है। वो इसे एक ऐसी सोची समझी हत्या बताता है जिसे बहुत ही सफाई से कानूनी आत्मरक्षा के कवर में लपेट दिया गया था। ये एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जो दिखाती है कि जब कानून के रखवाले ही कानून की खामियों का इस तरह से फायदा उठाने लगे तो एक आम नागरिक के पास क्या रास्ता बचता है। सही बात है। खैर, चलिए जमीन पर हो रहे इस कैलकुलेटेड इनकाउंटर से थोड़ा नजर हटाकर ऊपर की तरफ देखते हैं। मतलब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को इस घटना की कितनी जानकारी थी, क्योंकि स्रोत ने यहाँ एक बहुत बड़ा दावा किया है जो हमारे पूरे सिस्टम के भीतर एक बहुत बड़े डिस्कनेक्ट की तरफ इशारा करता है। जी बिल्कुल। लकी बिस्ट अपने वीडियो में एक राजनीतिक रैली का जिक्र करते हैं। ये रैली लगभग उसी समय के आसपास हो रही थी और उस रैली में बिहार के एक वरिष्ठ मंत्री सम्राट चौधरी मंच से भाषण दे रहे थे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारी भीड़ के सामने बाकायदा बयान दिया कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने पुलिस को चुनौती दी थी, पुलिस उसे अस्पताल ले गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप विडंबना देखिए, जिस वक्त एक कैबिनेट मंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ भरे मंच से ये घोषणा कर रहे थे कि वो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, सुरक्षित है और अस्पताल में है, उस वक्त तक असलियत में भरत तिवारी का सारा खून बह चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। जी। ये कैसे संभव है कि राज्य के कितने बड़े मंत्री को जमीन पर हो रही इतनी बड़ी घटना की सही जानकारी न हो? स्रोत इसे एक बेहद गंभीर सिस्टम फेलियर मानता है। देखिए, इस परिस्थिति से केवल 2 ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कौन से? पहला तो ये कि या तो राज्य की पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है कि वो अपने ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गुमराह कर रही है, उन्हें सही रिपोर्ट दे ही नहीं रही है
और अपने लेवल पर ही सारे फैसले ले रही है। और दूसरा? या फिर दूसरा निष्कर्ष ये है कि राज्य सरकार सच्चाई जानते हुए भी एक राजनीतिक मंच से जनता को गुमराह कर रही थी। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना ये दोनों ही स्थितियां बेहद खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है। लेकिन पुलिस प्रशासन बिना किसी ऊपरी आदेश के इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? स्रोत इस मानसिकता के पीछे क्या वजह बताता है? स्रोत इस पूरी घटना को आज की एक बहुत बड़ी पुलिसिंग कल्चर से जोड़ता है। उनका बहुत ही मजबूत तर्क है कि आज के समय में हर पुलिस वाला सिंघम बनना चाहता है। अच्छा, वो फिल्मों वाला सिंघम? जी। समाज में और मीडिया में जिस तरह से सड़क पर न्याय या स्ट्रीट जस्टिस का महिमा मंडन किया जा रहा है ना, उसने पुलिस के भीतर ये भावना पैदा कर दी है कि अदालत की उन लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने के बजाय तुरंत फैसला कर देना ज्यादा बहादुरी का काम है। लेकिन ये स्ट्रीट जस्टिस तो लोकतंत्र की मूल भावना के ही खिलाफ है ना? श्रोती तो यही सवाल उठाता है कि हर गली का अपराधी अतीक अहमद जैसा कोई बड़ा माफिया तो नहीं होता। बिल्कुल। एक ऐसा लड़का जो बाढ़ पीड़ितों के लिए चिट्ठियां लिख रहा था, उसे आप उस श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? स्रोत का ये कहना एकदम सही लगता है कि अगर गोलियां चलानी ही है, बहादुरी दिखानी ही है, तो वे सरहदों पर चलनी चाहिए, जहां असली आतंकवादी देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। एक ऐसे निहत्थे व्यक्ति पर जो अपना हथियार पहले ही फेंक चुका है, उस पर 4 गोलियां चलाना किस तरह का न्याय है? और देखिए, ये केवल भरत तिवारी के साथ हुआ न्याय का मामला नहीं है। स्रोत का विश्लेषण हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। अगर न्यायालयों की जगह सड़कों पर फैसले होने लगेंगे और पुलिस खुद ही जांच अधिकारी, जज और जल्लाद की भूमिका निभाने लगेगी, तो इसका अंत क्या होगा? वही तो। आज ये सिंघम कल्चर किसी एक गांव के लड़के पर भारी पड़ा है। कल को समाज का कोई भी नागरिक जो शायद इस व्यवस्था से सवाल पूछने की हिम्मत करे, वो इस संस्कृति का शिकार हो सकता है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा वाकई में मतलब एक बहुत ही परेशान करने वाले सफर की तरह रही है। आज के इन स्रोतों ने हमें सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं बताई, बल्कि पूरे सिस्टम का एक एक्सरे हमारे सामने रख दिया है। एकदम सही कहा आपने। एक गरीब परिवार का लड़का जिसके घर पर प्लास्टर तक नहीं है, उसका सिस्टम की अनदेखी के कारण बागी बन जाना, फिर पुलिस का सेल्फ डिफेंस के नाम पर मानव शरीर के विज्ञान का इस्तेमाल करके उसे तड़पाकर मारना, और अंत में राजनीतिक नेतृत्व और ग्राउंड रियलिटी के बीच का वो भयानक फासला। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कानून व्यवस्था के नाम पर असल में कर क्या रहे हैं। जी, ये घटना सिर्फ पुलिस की ज्यादती का कोई एक मामला भर नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी संस्थाएं किस तरह से अपनी जवाबदेही से बचने के लिए लगातार नए और तकनीकी रास्ते खोज रही हैं। ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, और वो भी पूरी कानूनी प्लानिंग के साथ, तो समाज को बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो स्रोत में कही गई बातों से एक कदम आगे का है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। जी, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे कानून लागू करने वाली एजेंसियां मानवाधिकारों के कड़े सवालों और कानूनी जांच से बचने के लिए पैरों में गोली मारने और खून बहने के लिए समय बर्बाद करने जैसे बेहद वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके निकाल रही हैं। ये एक तरह की बायोलॉजिकल पुलिसिंग है, जहां मौत का कारण पुलिस की गोली नहीं बल्कि बायोलॉजी को बताया जा सके। बहुत गहरी बात है ये। तो सवाल ये है कि अगर पुलिसिंग और जान लेने के तरीके इतने इवॉल्व हो गए हैं, इतने वैज्ञानिक और लूप होल प्रूफ हो गए हैं, तो भविष्य में हमारे कानूनी और फॉरेंसिक सिस्टम को जवाबदेही तय करने के लिए खुद को कितना बदलना पड़ेगा? जी। क्या हमारी अदालतें, हमारे कानून और हमारी जांच एजेंसियां इस नई तरह की तकनीकी और सोची समझी हत्याओं को समझने और पकड़ने के लिए तैयार है, या फिर न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी इन नए वैज्ञानिक तरीकों के सामने हमेशा के लिए अंधी ही रह जाएगी? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।